हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। रोल ऑफ आरबीआई। तो ये वाला टॉपिक हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लगभग इसके हम लोग 60 से 70 क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर आपने मेरी थ्योरी क्लास देखी है तो उसमें से भी क्वेश्चन निकालोगे तो 100+ क्वेश्चन वहाँ से निकल जाएगा। वो तो आपको देखना ही देखना है, ये एज अ प्रैक्टिस है आपकी रिवीजन पर्पज़ के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले बता दूं, ये लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर जो भी JKSSB और सेंटर के एग्ज़ाम हुए उन सभी के क्वेश्चन हैं, और प्लस हमने नए क्वेश्चन भी इसमें डाले हुए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसका, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट आरबीआई वाज इस्टेब्लिश। तो आरबीआई कब इस्टेब्लिश किया गया? तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसका आंसर 1 अप्रैल 1935। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर था, और इसमें कुछ भी डिस्कस करने वाला नहीं है। बाकी जो कॉन्सेप्ट बेस पे होगा वो मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत रिवाइज कर दूंगा। अदरवाइज मैंने आपको थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे से करवाया। आप मेरे थ्योरी पोर्शन को देखिए। जब भी आप एमसीक्यूज लगाते हो पहले एक बार रिवीजन करिए चैप्टर की, फिर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो इंडियन बताना है, इंडियन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा CD देशमुख। क्या होगा? CD देशमुख। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है, और अगर डेट वाले क्वेश्चन में कुछ आगे पीछे हो जाता तो वो आप क्रॉस चेक करके उसको वो बता सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि डेट सारी याद नहीं होती हैं। बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ होने चाहिए। चलिए, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। इसमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है? तो देखते हैं फंक्शन। हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे। पहला बोला है कि ये कैश रिजर्व रेशियो को होल्ड करके रखता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और उसका कैसे अकोमोडेशन करना वो बताता है। बिल्कुल सही बात है, कुछ भी गलत नहीं इसमें। आगे ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल बैंकिंग ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो बिल्कुल सही है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बैंकिंग ऑपरेशन हो रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा उन सबको यही कंट्रोल करता है। आगे देखिए, एज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ डाटा रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं होता इन चीज़ों सबसे। इनका काम होता है सिर्फ आपका इन्फ्लेशन वगैरह को देखना, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह को कंट्रोल करना। बाकी कुछ ही इनके लिमिटेड काम है, 2-3, वो मैंने आपको बताए थे। तो ये इनका काम नहीं होता पूरा कि सब कुछ यही करेंगे। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से चले तो मे बी सी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। अगला ऑप्शन क्या था? एज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबल टू मीट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और रिस्पॉन्सिबल डिमांड्स फॉर द एकोमोडेशन भी बिल्कुल सही है। तो हाँ, ऑप्शन भी इसका सी ही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? आरबीआई इज़ द बैंक ऑफ इशू। तो बिल्कुल सही बात है। आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। आरबीआई इज़ नोन एज द बैंकर्स बैंक। बिल्कुल सही है, बैंकों का बैंक इसको बोला जाता है। आरबीआई डज नॉट रेगुलेट द क्रेडिट फ्लो। तो क्रेडिट फ्लो क्या होता है बेसिक क्लास में देखना, जो मैंने आपको आरबीआई पढ़ाया था, रोल ऑफ आरबीआई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन के साथ इसको भी डिस्कस किया था। ठीक है, पैसों कितना मार्केट में महंगाई है, किस हिसाब से पैसे का फ्लो होना चाहिए, तो ये सब कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट रेगुलेट। तो ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following governors of RBI also served as the finance minister of इंडिया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आरबीआई का गवर्नर तो रहा है, उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा है। इवन कि वो अभी आपको बताता नहीं, बाद में बताता नहीं, तो आप आंसर बता दोगे। तो इसका आंसर भी यही होगा। इसका आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, और ये पीएम भी रहे हैं देश की। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। In which of the following cities the regional headquarter of RBI is not situated। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी सिटी में आरबीआई का हेडक्वार्टर नहीं है। तो मैंने आपको बताए थे बहुत अच्छे से हेडक्वार्टर सारे। न्यू दिल्ली बिल्कुल है, मुंबई में तो प्रेजेंट भी है, अभी भी है। बेंगलुरु हमने नहीं पढ़ा था, कोलकाता पढ़ा था, चेन्नई पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ना जोनल। तो ये इसका आंसर होगा, बेंगलुरु में इसका नहीं है हेडक्वार्टर। ठीक है, ओरिजिनल हेडक्वार्टर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स इज़ आर इस्टेब्लिश बाय आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा कौन कौन से इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए गए? सबसे पहला देखिए, सबसे पहला है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च। तो बिल्कुल सही है, ये आरबीआई के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। आगे देखिए, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैदराबाद। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी किया था।
उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, तो ये भी किया था। इट मीन्स कि आंसर आ गया ऑल ऑफ दीज। जब ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज दिखे, आपको ऑप्शन में डाउट्स हो, तो ऑल ऑफ दीज आंसर ही लगा के आना है आपको एग्ज़ाम में, राइट। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट व्हाट इज़ द फॉलोइंग वर्क्स एज द एजेंट ऑफ आरबीआई वाइल इट हैज़ नो ओन ऑफिस। कौन सा ऐसा बैंक है जो आरबीआई के एजेंट की तरह काम करता है, तो इसका कोई ऑफिस भी नहीं बना इसका स्पेशलिस्ट के लिए, तो आंसर क्या होगा इसका एसबीआई। ये क्वेश्चन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 2-3 एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो एसबीआई क्या है, एज अ एजेंट काम करता है आपका किसके, आरबीआई का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9th। बोला कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कैश रिजर्व के ऊपर जो कमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व है इफ़ आरबीआई कंडक्ट द सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। तो सिक्योरिटीज़ क्या होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन में बता दिया है क्लास के अंदर। तो बेसिकली ये डिक्रीज़ होती है, ठीक है। ये क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। क्यों होती है, देखो नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। जब सेंट्रल बैंक क्या करती है, वो इन्फ्यूज़ लिक्विडिटी इनटू द मॉनेटरी सिस्टम, इट विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट। अगर वो लिक्विडिटी को बढ़ाना चाहती है मार्केट में, तो उस केस में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करती है, ठीक है, ना कि बेचती है। इससे क्या होता है, दिस वे कमर्शियल बैंक्स बिल लिक्विडिटी। इसमें क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं जैसे एसबीआई, जेके बैंक वगैरह, इनको बहुत सारा पैसा मिल जाता है जो मार्केट में खुला बांट सकते हैं, आगे फ्री में लोन दे सकते हैं सस्तों में, ठीक है। सस्ते में, फ्री में नहीं, सस्ते में लोन देते हैं क्योंकि इनके पास काफ़ी पैसा हो गया था। लेकिन इसी के उल्टा क्या होता है, अगर वो इसको क्या मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा, कम करना चाहिए लिक्विडिटी, तो क्या करती है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को क्या करती है, वो सेल करती है। क्या करती है, सेल करती है। इससे क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाती है मनी सप्लाई के अंदर, जो मार्केट में मनी सप्लाई होती है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए। तो ये इसका मोटा सा आइडिया ये है कि बेसिकली इसको क्या करना, मनी फ्लो को कम ज़्यादा करना होता है सेंट्रल बैंक को, ठीक है। वो किसी हिसाब से करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करके या सेल करके। तो ये इस आपको समझ होगी अगर आपने बेसिक क्लास मेरी पढ़ी होगी तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग वुड नॉट हेल्प आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द कंट्री। इसमें कौन सी चीज़ है जो आरबीआई की हेल्प नहीं करती है महंगाई को रोकने के लिए। इंक्रीज इन रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट, तो बिल्कुल सही है, रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट को कम ज़्यादा करना होता है। इंक्रीज इन बैंक रेट, बिल्कुल सही है, बैंक रेट कम ज़्यादा करके भी वो महंगाई को रोकती है। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट, तो ओपन मार्केट से सिक्योरिटी को क्या करती है, वो परचेज करती है। क्या करती है, परचेज। इससे महंगाई कम नहीं होती, महंगाई बढ़ जाती है। क्यों, अभी जस्ट ऊपर यही क्वेश्चन तो आपने पढ़ा है। अगर वो लिक्विडिटी बढ़ाए, मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा, महंगाई बढ़ती है। ये मेरा बेसिक क्लास देखना आप। तो सेम अगर ऐसा करें तो इस केस में अगर महंगाई ज़्यादा करनी होती तब ऐसा होता है, बट यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, कंट्रोल करनी है। क्या करना है, कंट्रोल करनी है। तो इस केस में वो यहाँ पे सिक्योरिटी ओपन मार्केट में परचेज ना करके क्या करेगी, वो मार्केट में बेचेगी, ठीक है, मार्केट में बेचेगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी जोनल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ आरबीआई आर देयर इन इंडिया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 इसके जोनल सेंटर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। कौन से ईयर में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था, मतलब कब ये सरकारी हुआ था, कब बैंक ये सरकारी बना था। तो देखो जब स्टार्टिंग में ये था, ये प्राइवेट बैंक था, पता आपको, ये प्राइवेट था। ये बड़े बड़े पूंजीवादियों ने पैसा इन्वेस्ट किया था इसमें, और स्टार्टिंग में 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगी थी इसमें, 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगी थी जब इन लोगों ने बैंक खड़ा किया था, ठीक है। उसके बाद 1949 में आके इसको प्राइवेटाइजेशन किया गया था। इसको प्राइवेट से नेशनलाइजेशन किया गया, इसको नेशनलाइजेशन किया गया, उसको सरकारी बैंक बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वाज फॉर्मुलेटेड बाय द आरबीआई। तो कौन सी स्कीम है जो आरबीआई ने चलाई थी। पहली है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई थी, आरबीआई ने नहीं चलाई थी ये। उसके बाद है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, बिल्कुल भी नहीं। बैंकिंग ओम्बड्स, हाँ ये देखिए, ओम्बड्समैन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ये क्या होता है, बेसिकली ये लोगों की शिकायत सुने। अगर आपके बैंक आपके साथ कुछ गलत करता है तो आप अपनी शिकायत किससे करते हो, आरबीआई से कर सकते हो। आरबीआई में कौन, उन लोगों ने ओम्बड्समैन एक बनाया होता है जो क्या करता है, लोगों की शिकायतें सुनता है और तुरंत इसका निपटान कर देता है आरबीआई से पहले ही, ठीक है। ये आरबीआई के द्वारा बनाई गई है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और इसके बारे में मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। अभी आपको मैं बता दूं, फिलहाल जो हमारा बैच है हमने ऑलमोस्ट इसको फ्री ही कर दिया है, क्योंकि 500 में आपको 3 कोर्स कंप्लीट दे रहे हैं अभी, ताकि JNK का हर एक बच्चा कंटेंट पढ़ सके।
और उसके बाद MCQs तो अपने आप निकल जाएंगे सारे, ठीक है। और 500 में आपको नोट्स, इवन PDF से लेके क्लासेस, MCQs, उसके नोट्स, मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक, इतना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहे हैं लगभग, क्योंकि 500 कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये सब सिर्फ हम लोगों ने इसलिए किया ताकि हर एक बच्चा कंटेंट पढ़ सके, ताकि जिसने पढ़ लिया वो भी कंटेंट दे सके। कंटेंट होता क्या बेसिकली, ठीक है। चलिए, हम चाहते हैं कि JNK का हर एक बच्चा कंटेंट पढ़े और अच्छे वाला कंटेंट पढ़े, ताकि हर एक बच्चा कंपटीशन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लोगो ऑफ RBI कंसिस्ट ऑफ विच एनिमल। तो कौन सा एनिमल है, तो मैंने आपको बताया था ना, पाम ट्री के अंदर लाइन है। कौन है? लाइन है। तो इसका आंसर क्या होगा? लाइन अंडर पाम ट्री, ठीक है। ट्री कौन सा? पाम। हु इज़ द 24th गवर्नर ऑफ RBI का 24th गवर्नर कौन था? तो ये तो सबको पता होगा, ठीक है। उर्जित पटेल के बारे में तो सबने सुना ही होगा। हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर ऑफ द गवर्नर ऑफ RBI। तो RBI के इतिहास में सबसे कम समय तक गवर्नर कौन रहा है? तो इसका आंसर है आपका सर बेंगाल रामा राव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इन विच ईयर द हेडक्वार्टर ऑफ RBI इज़ मूव्ड फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। तो मैंने आपको ये बताया भी था कैसे कैसे मूव हुआ था उस टाइम पे। वो कौन था आपके RBI गवर्नर कौन थे? तो ये 1937 में मूव किया गया था, ठीक है। पहले कोलकाता था, बाद में मुंबई, और अभी भी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। बोला था RBI कैन इशू करेंसी नोट्स अप टू विच डिनोमिनेशन। तो कहाँ तक RBI किस डिनोमिनेशन बेस को मान के अपने RBI करेंसी छाप सकती है? तो इसका आंसर है आपका 1000। और जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स जो आपका RBI नहीं छापती, वो गवर्नमेंट छापती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो उसका डिनोमिनेशन 10 होता है, याद रखना, उसका डिनोमिनेशन 10 होता है और इसका 10,000 होता है। चलिए आगे देखिए, हु वाज द फर्स्ट वुमेन डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ RBI। तो पहली डिप्टी डायरेक्टर कौन बनी थी RBI की? वुमेन। तो वुमेन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट जो भी पूछेगा, ठीक है। तो इसका आपका हिस्ट्री में भी है ना, फर्स्ट इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा KJ उदेशी। KJ उदेशी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग RBI। तो RBI के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? बोला कि इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें 110% सही बात है, तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही है। इट कैन इशू करेंसी नोट्स, बिल्कुल करेंसी नोट्स बना सकता है। बोला कि पर्सनल अकाउंट कैन बी ओपन इन RBI। तो ऐसा नहीं होता, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसमें पर्सनल अकाउंट नहीं होता, ठीक है। इसमें पर्सनल आप इसमें अकाउंट नहीं खोल सकते, तो इसको बैंकर का बैंक बोला जाता है। ये तो आपको पहले ही पता था, ऑप्शन नंबर D भी पता ही था आपको। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ RBI। मैंने आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बताए थे इसके, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? CRR भी है इसमें, बैंक रेट पॉलिसी, SLR सब कुछ है। इसका आंसर आ गया ऑल ऑफ डी, जिस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RBI इज़ अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये IMF का मेंबर है, ठीक है। IMF की फुल फॉर्म क्या होती है? ये आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है लंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द वर्क ऑफ RBI। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि RBI का कौन सा काम नहीं है। पहला है बैंक ऑफ द बैंक, बिल्कुल होता है, बैंक ऑफ द बैंक्स होता है ये। क्रेडिट कंट्रोलर बिल्कुल होता है। कस्टडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, तो ये अपने बैलेंस पेमेंट में पढ़ा था कि ये कस्टडियन होता है फॉरेन करेंसी का। आगे बोला कि ऑप्शन नंबर डेफिनेटली D हो जाएगा, एलोकेटिंग फंड्स डायरेक्टली टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बेसिकली नबार्ड होता है आपका, ठीक है, नबार्ड बैंक। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, ऑन विच कमीशंस रिकमेंडेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश। तो मैंने पढ़ाया था ये भी आपको। इसका आंसर है हिल्टन जंग कमीशन के तहत आपका RBI बना था। कोई भी चीज़ बनने से पहले एक कमीशन बैठाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हु मिंट्स द कॉइन्स इन इंडिया। तो पता आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपके कॉइन्स सिक्के वगैरह बनाती है। और नोट कौन बनाता है आपका? नोट बनाता है आपका RBI, ठीक है। चलिए, हाउ लॉन्ग डज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम फ्राम। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए ये स्टार्ट कब से होता है। ये होता है 1 जुलाई से लेके 13 जून तक, और इसको बच्चे रिलेट कर लेते हैं किससे, फाइनेंशियल ईयर से, तो दोनों का अलग अलग होता है, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट यूज इन द मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें कौन सा वर्ड है जो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए यूज नहीं होता है। कैश रिजर्व रेशियो बिल्कुल होता है, रेपो रेट बिल्कुल, बैंक रेट बिल्कुल, ब्लू चिप नहीं होता इसमें, ठीक है, ब्लू चिप नहीं होता। व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ CRR कैन बी सेट बाय द RBI, तो RBI ने कोई भी इसमें लिमिट सेट नहीं की होती, मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये कंडीशन के हिसाब से करती है। चलिए आगे देखिए, व्हेन वाज द RBI एक्ट अमेंडेड टू एस्टेब्लिश द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो कब आई थी, तो ये आई थी 2016 के अंदर, ठीक है, कब आई थी, 2016 के अंदर आई थी, जब आपका अमेंडमेंट आई थी तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, तो मैंने आपको ये डिटेल में बताया भी था उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुई थी, किस किस के बीच में एग्रीमेंट हुए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वेयर इज़ द करंट अकाउंट ऑफ ऑल अदर बैंक्स आर मेंटेन, तो करंट अकाउंट सारे के सारे बैंकों के कहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं, तो डेफिनेटली RBI ही सारे बैंकों का बाप होता है। आगे देखिए, चलिए गई क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच ऑफ दीज फैसिलिटी इज़ गिवन बाय RBI टू द बैंक फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, तो इसमें RBI जो बैंकों को कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसके तहत इंटर बैंक ट्रांजेक्शन हो सकती है, तो उसका आंसर होगा आपका RTG। RTG स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, लिख लो, लिखना तो रियल, REAR, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। उसके बाद आंसर भी यही था, दूसरा ऑप्शन है इसको देख लो, एम पैसा का मतलब क्या होता है, एम पैसा का मतलब होता है एम फॉर मोबाइल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, जो आप मोबाइल से ट्रांजेक्शन करते हो ना, एम फॉर मोबाइल होता है, ठीक है, मोबाइल, पैसे का मतलब मनी, ठीक है, मनी, तो इसका आंसर तो पहले वाला ही है, और इसका भी फुल फॉर्म लिख लो, SWIFT का स्विफ्ट का मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, I स्टैंड्स फॉर इंटर बैंक, और F स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल, और T स्टैंड फॉर टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट वाला, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय RBI एज अ बैंकर ऑफ द बैंक्स, सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, तो बिल्कुल सही है, जो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन होती है ATM वगैरह के थ्रू, डाटा अगर आपने SBI के पैसे JK बैंक से निकाले तो उनको कैसे पता चल जाता है कि SBI से पैसे JK बैंक वाले निकाले, उनका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है, जो पीछे से RBI, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें पूछा गया था विच आर द फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म्ड बाय RBI, ठीक है, तो पहला ही इसका आंसर होना चाहिए। आगे देखिए, इनेबल्स बैंक टू मेंटेन देयर अकाउंट्स विद RBI फॉर स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट, एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, तो सारे सही हैं। यहाँ पे ये पॉइंट तो मैंने आपको बताया था ना, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट मतलब जब आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा तो आप डायरेक्टली RBI से भी हेल्प मांग सकते हो, ठीक है, ये लास्ट उम्मीद होती है। पहला ऑप्शन भी मैंने देख लिया था, ये भी होता है बिल्कुल, जब दो ऑप्शन आ गए तो आंसर ऑल आ जाएगा। बाकी ये तो आपको पता ही है कि SRR CRR मैंने बताया भी था आपको, ठीक है, मेंटेन करती है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, विच आर द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो ये तो कुछ क्वेश्चन है ही नहीं है, ये आपका RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, आपको मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ाया था, बहुत अच्छे से समझाई थी मैंने, एक्सप्लेन में 2 क्लासेस ली थी इसकी पूरी। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, जो फॉरेन की करेंसी होती है वो सबसे मेन चीज़ होती है, सबसे जब आपके पास आपकी GDP वगैरह डाउन होना स्टार्ट होती है तो आपको फॉरेन करेंसी एसेट्स जो होती है वही काम में आती हैं, ठीक है। मान लो आपको चाइना से कुछ चीज़ लेनी है तो आप रुपी से तो नहीं ले पाओगे ना, तो आप RBI से पहले उनका डॉलर, उनका जो भी जीरो होगा जीरो, वो लेके फिर जाके वहाँ से बिजनेस कर सकते हो। तो वो चीज़ होता है वो RBI क्या करती है, रिजर्व करके रखती है, ठीक है। जितना आपका फॉरेन रिजर्व आपके पास पड़ा होगा रिजर्व में, उतनी ही आपकी कंडीशन बेटर होगी, ठीक है। कंट्री एडवांस मिनिमम 6 मंथ का रिजर्व करके रखती है कि ताकि कुछ भी अगर ना हो तो भी 6 मंथ तक हम आगे पीछे कंट्री के साथ ट्रेड कर पाएँ। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर इंडियन इन केस ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन। अगर आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है, गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें सबसे मेन चीज़ होती है फ्रंट लाइन, वो कौन होता है, अभी मैंने आपको बता दिया,
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिशिंग ऑफ द रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स बाय आरबीआई। तो कितने टाइम के बाद होता है, मैंने आपको बताया था ना, हर 6 मंथ में हाफ ईयरली एक बार होता है ये। ठीक है, हाफ ईयरली में एक बार हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए आपके कॉइन्स कौन बनाता है। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, इसलिए मैं इसको स्किप करके आगे चलूँगा। इसका आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, मैंने आंसर को आपको बताया नहीं है, आपको मुझे बताना है। व्हाट इज़ CRR। CRR की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैश रिजर्व रेशियो, पहले भी आया था ये SLR CRR। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये तो पता ही है। पहले कौन सा था, कोलकाता, देन मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था 1937 के अंदर। द टैक्स लेविड बाय लोकल गवर्नमेंट। कौन सा टैक्स होता है जो लोकल गवर्नमेंट लगाती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनसिपैलिटीज़। तो आपको पता है कि लोकल जो आपकी पंचायत वगैरह में टैक्स लगता है वो कौन सा टैक्स लगता है, तो वो कौन सा टैक्स लगता है, वो हाउस टैक्स लगता है आपका। वो हाउस टैक्स लगता है, आपकी प्रॉपर्टी, आपके घर के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जो आपके म्यूनसिपैलिटी वगैरह पंचायती राज में भी लगा सकते हैं। चलिए, इन बिच डिनोमिनेशन वेयर इंडियन फर्स्ट बाय मेटेलिक कॉइन्स इशूड इन द ईयर 2009। तो इसमें बेसिक क्या था, मैंने पहले ही बताया था, डिनोमिनेशन क्या था 100, और नोट्स के लिए मैंने बताया था 10,000 जो आरबीआई, और ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है कॉइन्स। ठीक है, चलिए। ATMs that are owned and managed by non-banking entities are known as। तो मैंने बताया था ना, जो नॉन बैंक भी कर सकता, तो ये मैंने आई थिंक आपको पढ़ाया भी था। ये मैंने ATM के बारे में बताया था, रेड लेबल वाइट लेबल क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वाइट लेबल ATMs। तो इसमें आपको अपनी नॉलेज को चेक करना है कि आपने कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा है। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन आपके निकलने चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन अभी भी नहीं निकल रहे तो आप हमारी बेसिक क्लासेस पढ़ सकें, जो हमने ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर दी हैं, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रखा है, जहाँ पे आपको कंप्लीट लेक्चर, उसके PDF नोट्स, MCQ सीरीज़, MCQs के नोट्स, प्लस आपके मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, लाइव डिस्कशन, डाउट्स वगैरह जूम पे, तो हर एक फैसिलिटी आपको रखी, ताकि JNK का हर एक बच्चा जिसने कहीं से भी पढ़ा वो भी हमारे कोर्स को देख सके, एक बार एनालिस कर सके कि उनकी कमी कहाँ पे थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए 41। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा central government and collected by the state government, the tax levied by the central government and collected by the state government। तो कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और कलेक्ट करती है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका आंसर होगा गाइस, इसका आंसर होगा स्टैंप ड्यूटी। क्या होगा, स्टैंप ड्यूटी। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द शेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन द कैपिटल ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज। तो बताइए स्टेट गवर्नमेंट का कितना शेयर होता है जो रीजनल रूरल बैंक के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ऑप्शन है आपके 50%, 35%, 25%, 15%। तो इसका आंसर होगा आपका 15%। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, 15%। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए MCQs प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे, और इसमें नए क्वेश्चन भी हमने डाले हुए हैं जो आ सकते हैं आगे एग्जाम में। ठीक है, अगर आप हमारा थ्योरी पोर्शन देखोगे उसमें तो हमने बहुत सारा आपको हर एक चीज़ पढ़ाई थी। इवन कि आप स्टेट PCs के एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन देखोगे तो भी आपको क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते होंगे। द लार्जेस्ट रेवेन्यू इन इंडिया इज़ obtained फ्राम। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, तो ये आंसर होगा एक्साइज ड्यूटी से। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, एक्साइज ड्यूटी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द मेजर शेयर इन द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा शेयर कौन सा होता है, स्टेट का होता है सेल्स टैक्स। कौन सा होता है, सेल्स टैक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ पंचायती राज एक्ट में मैंने बताया भी होगा आपको, उसमें जो लगाती है वो कौन सा होता है, वो हाउसिंग टैक्स होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलती है स्टेट को, वो स्टैंप होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, एक्साइज ड्यूटी थे। और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या था, मेजर शेयर ऑफ रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो कौन सा होता है, वो आपका होता है सेल्स टैक्स। तो ये चारों क्वेश्चन फैक्चुअल थे, आप इसको याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु रेगुलेट्स द मनी सर्कुलेशन इन इंडिया। तो डेफिनेटली कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और नाबार्ड क्या करता है आपका, नाबार्ड जो भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड फार्मर को लोन्स वगैरह देता है ना, ये सारा रिलेशन उससे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया, इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। पहला ऑप्शन है नेशनलाइजिंग बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक बिल्कुल है सरकारी बैंक, रीजनल रूरल बैंक बिल्कुल हैं, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स बिल्कुल हैं, चिट्स एंड मनी लेंडर्स ये नहीं है, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, चलिए अगर आपने डिटेल में थ्योरी पढ़ी हो, एमसीक्यू देखे हो, तो भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बना के आ सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल सेटल द ग्रीवेंसेस ऑफ कस्टमर ऑफ बैंक्स, मतलब जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, कस्टमर की शिकायतें होती हैं, उनको कौन सेटल करता है। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में, पिछली क्लास में भी इसको एक्सप्लेन किया था। मैंने बोला था आरबीआई ने एक बनाया था ओम्बड्समैन, वो क्या काम होता है, वो जितने भी लोकल लोगों की शिकायतें होती हैं, जैसे कोई बैंक का आपके साथ फ्रॉड होगा और बैंक आपकी सुनवाई नहीं कर रहा, तो इस केस में आपका कौन हेल्प करेगा, ओम्बड्समैन। ये किसने बनाया था, ये आरबीआई ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, हाउ मैनी बैंक्स वर फर्स्ट नेशनलाइज्ड, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी था 1969 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, मतलब 14 बैंकों को सरकारी बना दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी बैंक्स वर इन सेकंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन, तो दूसरे फेज के अंदर कितने बैंकों को नेशनलाइजेशन किया गया, कितने बैंकों का, तो आंसर होगा 6 बैंकों का, पहले 14 बाद में 6 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु विल एक्ट एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, गवर्नमेंट का बैंक कौन होता है, आरबीआई होता है, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हु वाज द कर लेना फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर, देखिए इंडियन फर्स्ट गवर्नर पूछता तो सीडी देशमुख इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पूछा है कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, तो मैंने आपको बताया भी था सर बी ए स्मिथ, ऑसबोर्न स्मिथ है। ठीक है, ऑसबोर्न, देखिए नाम पूरा नहीं लिखा हुआ, तो ऑसबोर्न स्मिथ आपको मैंने बताया भी था। ठीक है, यही इसका आंसर होगा, ए बी ए स्मिथ। ठीक है, ऑसबोर्न स्मिथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से आगे, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम किसने बनाई थी, ओम्बड्समैन स्कीम वो बनाई थी आपकी आरबीआई ने। ठीक है, आंसर इसका आरबीआई कर लेना, एक आर देना इसका, चलिए आरबीआई कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है, उसको आरबीआई कर लेना, इसको आरबीआई कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। Which of the following rates are reviewed by the RBI at the time of periodical review of policy, तो कौन सा रेट्स है जो आरबीआई टाइम टू टाइम क्या करती है, रिव्यू करती रहती है पॉलिसी के अंदर, तो आपको इसका मुझे आंसर बताना है। एक तो हो गया आपका बैंक रेट, तो बिल्कुल करती रहती है जब महंगाई कम ज़्यादा होती है, रेपो रेट बिल्कुल करती है, सेविंग बैंक रेट, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा ऑल द थ्री। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे करती है, तो ये तो आपको पता भी होना चाहिए वैसे भी, क्योंकि ये सारे की सारे उनके टूल्स होते हैं महंगाई को कम करने के, और ये टाइम टू टाइम क्या करती हैं, चेक करती रहती है आपकी आरबीआई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपैंड द टर्म EMI यूज्ड इन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर, तो EMI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर होना चाहिए इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तो फुल फॉर्म तो आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, यही था ना, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक रेट इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बैंक रेट कौन डिसाइड करता है, तो सामने है यार आरबीआई। ठीक है, आरबीआई इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज एम बैंकिंग फैसिलिटी बीइंग ऑफर्ड बाय बैंक्स टू देयर कस्टमर स्टैंड फॉर, एम का क्या मतलब होता है, मनी, मार्जिनल, मैसेज या मोबाइल फ़ोन, तो आपको मैंने बताया था ना कि मोबाइल फ़ोन। चलिए मोबाइल, आगे बढ़ते हैं। चलिए गई क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। इसमें से कौन सा लोन है जो टीजर रेट से रिलेटेड है। देखिए टीजर क्या होता है, ऐसा रेट जो लगभग 0 के बराबर होता है, इस पर इंटरेस्ट बहुत कम होता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको होम लोन कितना सस्ता मिलता है, लोगों को घर बनाने के लिए लोन दिए जाते हैं, इसमें इंटरेस्ट बहुत कम लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड इन बैंकिंग फील्ड, तो बैंकिंग फील्ड में कौन सी टर्म यूज़ होती है, तो नाम से ही पता चल रहा है, तो बैंक का लेना देना इंटरेस्ट से होता है। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी था। बाकी इनपुट डिवाइस, एलिमेंट्री, जीरो आवर्स, ये सब इसका आंसर नहीं था।
विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन फॉरेन कंट्रीज। तो भाई बताइए फॉरेन कंट्री में सबसे ज़्यादा कौन सी बैंक की ब्रांचेस हैं? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 60। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद कौन सा बैंक है जिसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑफिस हैं? तो आंसर क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक। आपको पता सबसे बड़ा SBI, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया को देखता है? तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? NA का मतलब होता है नेशनल, B का मतलब बैंक फॉर, A मतलब एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है? एक्टिंग एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। कीपिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल सही है। इशूइंग ऑफ 1 रुपीज़ नोट्स एंड कॉइन्स, तो ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि कॉइन्स कौन इशू करता है। कॉइन्स कौन इशू करता है आपका? तो कॉइन्स आपका जो इशू करता है उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आंसर भी यही था। आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। 63 देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सरफेसी एक्ट 2002। तो ये बेसिकली किसके लिए था? बैड लोन रिकवरी के लिए ये एक्ट बनाया गया था। बैड लोन वो होते हैं जो जिसके मतलब आने की उम्मीद बहुत कम होती है, ना के बराबर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। AMPF जिसकी फुल फॉर्म है एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी साइन बिटवीन, तो किस किस के बीच में साइन किया गया था? इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड RBI। और ये मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था क्या क्या एग्रीमेंट हुआ था, क्या बात हुई थी। ठीक है, AMF कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2015 के अंदर। ठीक है, 2015, डेट इज़ 20 Feb 2015। आगे देखिए, बोले कि अगर डॉलर या FDI डिक्रीज़ हो जाए तो RBI को क्या करना चाहिए? तो RBI को डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो RBI को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए। क्यों बढ़ाने चाहिए बताइए मुझे? अब देखो बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है तो इट मीन्स उनको बेनिफिट कम हो रहा है। आप उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिए। RBI क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा कि आप मेरे पास इतना पैसा जमा कीजिए, जहाँ आप इन्वेस्ट करिए, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। तो डेफिनेटली लोग अट्रैक्ट होंगे, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाले, जो भी डॉलर वगैरह है, सारे लोग वहाँ पे इंडिया में क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। तो जिसकी वजह से आपका FDI फिर से बढ़ जाएगा। अगर डिक्रीज़ हो तो इंडिया को क्या करना चाहिए? अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। RBI जब इस्टेब्लिश किया गया था तो RBI का शेयर कितना था? मैंने बताया था ना, प्राइवेट बैंक है जिसका शेयर था 5 करोड़, जो प्राइवेट लोगों ने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद 1949 में गवर्नमेंट इनका पैसा देके इसको एक सरकारी बैंक बना लिया था। RBI के लोगों के अंदर कौन सा ट्री है? तो आंसर आपको पता होना चाहिए, पाम ट्री। कौन सा? पाम ट्री। ठीक है, जिसके अंडर लाइन बैठा हुआ है। चलिए, ये है मेरा डाउट्स ग्रुप। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी RBI मैंने आपको डिटेल में MCQs प्लस आपको क्लास में पढ़ा दिया था। अगर आपको अभी भी लगता है ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे तो आप लोगों की स्टडी अच्छे से नहीं हुई है। आप कहीं से भी पढ़े हो तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है,